नमस्कार, स्वागतम। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। हल्द्वानी नैनीताल जिले में पिछले 24 घंटे से मौसम के पूर्वानुमान के चलते रेड अलर्ट के मुताबिक भारी बारिश हुई है और अगले 24 घंटे भी इसी प्रकार का मौसम रहने की संभावना जताई गई है। भारी बारिश और भूस्खलन की वजह से नैनीताल जिले में 5 राजमार्ग, जिला मार्ग सहित 33 आंतरिक मार्ग बंद हैं। इसके अलावा जिले की प्रमुख नदियों में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में औसतन 99.1 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा बारिश नैनीताल इलाके में 134 मिलीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा हल्द्वानी में 118 मिलीमीटर और कोशिया कुटौली में 114 मिलीमीटर, धारी में 105 मिली, काला ढूंगी में 103 और बेताल घाट में 90 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अल्मोड़ा जिले के ताड़ी खेत विकासखंड के ग्राम सभा पंतगांव में राजकीय प्राथमिक विद्यालय पंतगांव परिसर में वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वन क्षेत्राधिकारी ताड़ी खेत दीपक कुमार तिवारी के नेतृत्व में आंवला, तेजपत्ता सहित अन्य प्रजातियों के 25 फलदार छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। वन क्षेत्राधिकारी ताड़ी खेत दीपक कुमार तिवारी ने कहा कि पर्यावरण रक्षा और जीवन सुरक्षा के लिए पौधारोपण जरूरी है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भूमि संरक्षण वन प्रभाग रानीखेत के ताड़ीखेत रेंज अंतर्गत इस वर्ष भी हमारे द्वारा बृहद स्तर पर वन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया है विभिन्न स्थानों पर। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा पंतगांव प्राइमरी विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय ग्रामीणों, ग्राम प्रधान तथा कई सारे समाज सेवियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस अवसर पर हमारे द्वारा यहाँ पर आंवला, तेजपात इत्यादि वृक्षों का रोपण किया गया तथा सभी लोगों से, ग्रामीणों से हमारे द्वारा अनुरोध किया गया कि जो वृक्ष यहाँ पे हमारे द्वारा लगाए जाएं, जो पौधारोपण कार्य किया जा रहा है, उन पौधों की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी वो लोग लें, ताकि जो हमारा ये संकल्प है ये सिद्ध हो सके और ये जो वृक्षारोपण कार्यक्रम, वन महोत्सव कार्यक्रम किया जा रहा है, इसका लाभ आने वाले समय में सभी लोगों को मिल सके। आज यहाँ पे प्राइमरी विद्यालय पंतगांव में एक वन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे छोटे यहाँ पर जो बच्चे विद्यार्थी हैं वो, उनके गार्जियंस, यहाँ की ग्रामीण महिलाएं और वन विभाग के समस्त कर्मचारीगण यहाँ पर उपस्थित थे। मेरा सभी जनता से अनुरोध है कि वनों की आज एक नितांत आवश्यकता हमारे मानव जीवन को पड़ती जा रही है। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में कहीं न कहीं वनों की जनसंख्या, वनों का संरक्षण कम होने से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मानव कहीं न कहीं प्रभावित हो रहा है। तो मेरा इसी क्रम में आप सभी लोगों से कहना है कि हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण को महत्वता दें, लेकिन वृक्षों को हम ऐसी जगह पर। तीर्थ नगरी में अवैध रूप से शराब पीने और पिलाने वालों के खिलाफ पुलिस एक बार फिर एक्शन में आई है। पुलिस ने देर रात अचानक चेकिंग अभियान चलाया तो रेस्टोरेंट और ढाबे वालों में हड़कंप मच गया। 70 रेस्टोरेंट की चेकिंग में पुलिस ने 76 लोगों को शराब पीते और पिलाते हुए पकड़ा है, जिनके खिलाफ पुलिस ने चालान काटकर 28,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। पुलिस ने रेस्टोरेंट और ढाबे वाले को दोबारा से शराब पिलाने पर मुकदमा दर्ज करने की भी चेतावनी दी है। मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना वर्ष 2024 और 25 के जनपद में क्रियान्वयन के संबंध में बैठक लेते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मुख्य विकास अधिकारी ने खेल प्रतिस्पर्धा में स्कूली बच्चों का प्रतिभाग कराने हेतु संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को निर्देशित करते हुए योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने जिला क्रीड़ा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु संबंधित विभागों से समन्वय करते हुए रूपरेखा के अनुरूप कार्यक्रम का संचालन हो। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के उदयमान खिलाड़ी उन्नयन खेल छात्रवृत्ति योजना है और एक माननीय मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना है। इन दोनों योजनाओं में क्रमशः 8 से 14 साल आयु वर्ग के और 14 से 23 साल के आयु वर्ग के छात्रों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। तो इसमें जो ये पहली वाली योजना है जो 8 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, इसका शुभारंभ हमारे जनपद में 8 जुलाई से हो रहा है
और इसमें विभिन्न विद्यालयों के छात्र जो हैं न्याय पंचायत स्तर पे, ब्लॉक स्तर पर, नगर निगम, नगर पालिका स्तर पर प्रतिभाग करेंगे। इन योजनाओं में क्रमशः 300 छात्रों का और 200 छात्रों का चयन होना है, जिसमें से 50% बालक होंगे, 50% बालिकाएं होंगी और इसमें इनको प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में 1500 रुपये प्रति माह जो है छात्रवृत्ति दी जाएगी और जो दूसरी योजना मैंने बताई उसमें 2000 रुपये प्रति माह, इसके अलावा 10,000 रुपये जो है प्रति छात्र अलग से दिए जाएंगे। तो इसके बारे में बैठक कर ली गई है और मुख्य चिकित्सा अधिकारी और मुख्य शिक्षा अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं और जो जिला क्रीड़ा अधिकारी हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसमें और सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। जल्दी इसमें प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी और लगभग 29 जुलाई तक सारी प्रतियोगिताएं हो जाएंगी। उसके बाद जो दूसरी वाली योजना है 14 से 23 आयु वर्ग। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक नैनीताल जिले में भारी बारिश से अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा भारी बारिश की वजह से अचानक भूस्खलन, बाढ़ और जल भराव की संभावना का पूर्वानुमान जताया गया। लिहाजा प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की भी अपील की है। खासकर हल्द्वानी के रक्सिया नाला, कलसिया नाला, देवखड़ी नाला और गौला के तटवर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों से तत्काल सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि मौसम विभाग के भारी बारिश होने के अलर्ट के बाद लगातार लोगों से अपील की जा रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी एक बार फिर चर्चाओं में आ गई है। दरअसल स्मार्ट सिटी के कार्यकाल को एक बार फिर बढ़ाया गया, जिसके बाद कांग्रेस ने स्मार्ट सिटी में हुए कथित घोटाले की बात उठाकर अब तक हुए कार्यों की CBI जांच करने की मांग की है। हालांकि इससे पहले भी स्मार्ट सिटी के काम विवादों में रहे हैं और अब एक बार फिर इस पर राजनीतिक बहस तेज हो चुकी है। कंप्लीट है। एक पेयजल निगम का जो मोथरो वाला साइड में हमारा सीवर लाइन डल रही है वो, और एक हमारी ग्रीन बिल्डिंग है जो कि जिनका काम गतिमान है। उसके अलावा हमारे सारे काम कंप्लीट है। मैम अभी देखा मेरे द्वारा भी भ्रमण किया गया और मेरी टीम के द्वारा भी किया गया। जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि अभी भी काम की और आवश्यकता है वहाँ कंसर्न को निर्देशित भी कर रहे हैं और जहाँ से भी हमारे पास शिकायतें आ रही हैं हम उसे प्रायोरिटी बेसिस पे, चाहे वो सोशल मीडिया हो गया, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ जाके वहाँ पे जो भी उस चीज़ का समाधान हो सकता है टेम्पररी या परमानेंट, वो कर लिया जाए। मैम पेड़ लगाने की कवायद, देखिए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा घोटाला। देहरादून को स्मार्ट सिटी के नाम से जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में उसके अंतर्गत यहाँ पर काम शुरू हुए, अगर आप पिछले 5 वर्षों में जब से स्मार्ट सिटी घोषित हुई और तब से लेकर के अब तक इसके कार्यकाल बढ़ाने से लेकर के इसमें किए गए काम, मतलब आपने स्मार्ट काम किया कौन सा? जो JNNRM और एशिया वर्ल्ड बैंक की और तमाम बड़ी बड़ी वित्तीय सहायता लेकर के पूरे शहर के अंदर इतनी बड़ी सीवर लाइन खोदी गई, वो कमीशन ही नहीं हो पाई। उसके बाद आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर के अंदर विद्युतीकरण भूमिगत करने के, शहर के अंदर जो सड़कों के निर्माण करने के, पेंटिंग, वॉल पेंटिंग, लाइट्स, मतलब अंधाधुंध काम, ऐसे काम जिनसे शहर को कोई लाभ दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप पूरे शहर के अंदर आज देखें, बरसात, पहली बरसात हुई है, प्री मानसून में ही हालत ख़राब हो गई और अब तो मानसून शुरू हुआ है। अगर आप देहरादून के अंदर देखेंगे, पूरे देहरादून में इस समय जल भराव की स्थिति है। अभी बरसात का मौसम शुरू हुआ है और शहर के अलग अलग हिस्सों में, जो पुराना नगर पालिका क्षेत्र है उसकी बात करें तो पूरा पुराना नगर पालिका क्षेत्र डूबा हुआ है। जो विस्तारित नगर निगम क्षेत्र है, उस नगर निगम क्षेत्र के जो ग्रामीण क्षेत्र शामिल किए गए थे उनमें चले जाइए, सड़कों की हालत ख़राब, गलियों की हालत ख़राब, नालियों की हालत ख़राब, जल भराव जगह जगह। सारी मुख्य सड़कें, चाहे हरिद्वार रोड हो, चाहे सहारनपुर रोड हो, चाहे दिल्ली रोड हो, चाहे राजपुर रोड हो, चाहे इसी रोड हो, चाहे सुभाष रोड हो, सारी सड़कें जलमग्न हैं। पूरे देहरादून के अंदर जल भराव रखा है। पिछले वर्ष डेंगू से इस स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के कारण ही कई लोगों की मृत्यु हो गई देहरादून में। हजारों लोग यहाँ पर बीमार हो गए, ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर के शहर के क्षेत्र में। और आप बार बार उसका समय बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपने स्मार्ट सिटी में स्मार्ट करा क्या? क्या स्मार्ट आपने किया? ड्रेनेज प्लान
देहरादून के अंदर एक जल निकासी के लिए ड्रेनेज प्लान को सरकार इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तो क्या स्मार्ट सिटी आपने बनाई है, उसकी हालत आप देख रहे हैं। इसलिए मैंने मांग करी है कि हजारों करोड़। युवा कांग्रेस व एनएसयूआई द्वारा ऋषिकेश क्षेत्र में सौंदर्यीकरण को लेकर हो रहे निर्माण कार्यों में लगातार अनियमितता और धांधली के विरोध में हरिद्वार मार्ग पर टूटे डिवाइडर के समक्ष प्रदर्शन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जांच कर ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दंडित करने की मांग की गई है। ऋषिकेश की जनता और उत्तराखंड की जनता को किस प्रकार से विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारियों द्वारा ठगा जा रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं अभी किस प्रकार से ये डिवाइडर टूटा है, बरसात में कार्य चलाया जा रहा है। दूसरी बात, जो ठेकेदार इस कार्य को अंजाम दे रहा है वही ठेकेदार G20 में भी था, वही ठेकेदार डिवाइडर के निर्माण में भी था। उस G20 के निर्माण में जो बोर्ड का कार्य है और जितने भी कार्य हुए हैं उनको धरातल पर आप कहीं नहीं देख पा रहे हैं। और आज जिस प्रकार से उन बोर्डों को G20 में लगाया गया है वो साफ साफ दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, पानी चूड़ा है। लोग बड़े परेशान हैं उन बोर्डों से। आज जिस प्रकार से डिवाइडर का कार्य चल रहा है, इस डिवाइडर में आप देख सकते हैं एक तरफ से गाड़ी टक्कर मारती है, बीच में बहुत सारा मलबा बीच में रहता है। जब किसी दो दीवारों के बीच में बहुत सारा मलबा रहेगा, उस पर एक तरफ से टक्कर लगेगी तो एक तरफ की दीवार मानते हैं चलो टूट जाएगी, दूसरी तरफ की दीवार अपने आप कैसे टूट सकती है। ये साफ साफ दर्शाया जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड की जनता को ठगा जा रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि उत्तराखंड की जनता को जिस प्रकार से विभाग के मंत्री और विभाग के अधिकारियों द्वारा, MDDA के अधिकारियों द्वारा, विभाग के अधिकारियों द्वारा जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता और ऋषिकेश की जनता को ठगा जा रहा है, आप देख सकते हैं। और यूथ कांग्रेस जब तक इस लड़ाई को लड़ती रहेगी, जब तक इसकी गुणवत्ता की जांच नहीं होगी, दूध का दूध पानी का पानी कर यूथ कांग्रेस रहेगी। यूथ कांग्रेस जिंदाबाद। अल्मोड़ा जिले भर में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वर्षा के चलते सड़क पर मलबा आने से जनपद की 13 ग्रामीण राज्य सड़क व राष्ट्रीय सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए, जिसे खोलने का कार्य अब जारी किया गया है। वहीं अल्मोड़ा शहर में गोलना करबिया में देर रात दीवार ढह जाने से प्रशासन ने परिवार शिफ्ट किए हैं। वहीं भारी बारिश के आसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। फिलहाल जनपद में किसी भी प्रकार की जान माल की घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी अलर्ट मोड में रहेंगे एवं समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। जैसा कि तहसीलों में हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, तो हर 2 घंटे में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा हर 2 घंटे में वर्षा एवं आपदा संबंधी सूचना दी जा रही है। और कोसी बैराज का जो हमारा वाटर लेवल है उसको भी नियंत्रण मॉनिटर किया जा रहा है। एवं जो हमारी जनपद में सड़कें हैं उसमें 66 JCB लगी हुई हैं सभी जगहों में। तो अभी वर्तमान में 13 ग्रामीण मार्ग बंद है और अन्य सभी मार्ग खुले हुए हैं और वर्तमान में जनपद में स्थिति सामान्य है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे SDRF और फायर और पुलिस की टीम। लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच जाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि भाजपा अब निकाय चुनाव को आगे नहीं बढ़ा सकती है। धस्माना ने शहर की बुरे हालात होने का मुख्य कारण जनप्रतिनिधि न होना बताया है। उन्होंने कहा कि शहर में ना तो पार्षद है ना ही मेयर है, पुराने मेयर ही नेम प्लेट लगाकर घूम रहे हैं। प्रोविजन ही नहीं है, लेकिन चुनाव तो हो जाना चाहिए था। जनप्रतिनिधि न होने के कारण शहर की जो बुरी हालत हो रखी है, पार्षद नहीं है, नगर निगम में मेयर नहीं है, पुराने मेयर साहब नेम प्लेट लगा करके घूम रहे हैं, लेकिन मेयर तो कोई है नहीं शहर के अंदर, तो कौन आवाज़ उठाएगा। शहर के अंदर लाइट खराब है, शहर के अंदर जल भरा हो रहा है, नालियाँ चौक पड़ी हुई है, गंदगी हो रखी है शहर में, लोग डेंगू से लोग अब बीमार होने शुरू हो गए हैं, कौन आवाज़ उठाएगा। जनप्रतिनिधि है नहीं। अब चुनाव तो सितंबर में सरकार को कराना ही पड़ेगा, चुनाव से कितना भागेंगे। अल्टीमेटली तो चुनाव का सामना सरकार को करना ही पड़ेगा। और इस बार आप देखिएगा देहरादून की जनता समेत पूरे राज्य में स्थानीय निकाय में
भगवान शिव का प्रिय महीना सावन आगामी 22 जुलाई सोमवार से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सरकार और पुलिस प्रशासन ने चार धाम यात्रा के बीच अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए आपातकालीन सेवा के अंतर्गत आने वाले फायर ब्रिगेड टीम ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। वहीं फायर ब्रिगेड के अधिकारी बीवी यादव ने बताया कि चार धाम यात्रा के दौरान ऋषिकेश बस अड्डे पर हमारी एक यूनिट तैनात की गई है और 24 घंटे अपनी सेवा दे रही है। जहाँ चार धाम यात्रा की बात है तो इसमें अब हमारी जो है एक यूनिट तैनात है ऋषिकेश बस अड्डे पर, जो वो 24/7 वहीं चल रही है। और कांवड़ यात्रा की बात है तो इसमें हमारे 3 यूनिटें जो है उस चार धाम के अतिरिक्त 3 यूनिटें रहती हैं। एक नटराज चौक पर रहती है हमारी ऋषिकेश में, दूसरी जो है IDPL में, और तीसरी थाना रायवाला पर जो है। ये हमारी तैयारियाँ हैं इसके दृष्टिगत। आप देख रहे हैं कि इस समय जो है गाड़ियों में या कभी रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हमारी यूनिट दोनों काम करती है, अग्निशमन और रेस्क्यू का कार्य दोनों करती है। तो इस तरह से हम कांवड़ यात्रा के लिए भी तैयारी। खबरें और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मानसून की बारिश में एक बार फिर से हल्द्वानी के कई हिस्सों में जल भराव की समस्या देखने को मिली। वहीं कलसिया और रक्सिया नाले के किनारे पानी के बहाव के चलते भूकटाव भी हुआ। जिला प्रशासन की टीम बरसात में नुकसान की भरपाई कर रही है। वहीं नदी नालों के किनारे अतिक्रमण किए जाने का मामला भी सामने आया। इस पर नैनीताल DM वंदना सिंह ने कहा कि कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकारी भूमि में कई लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया। प्रशासन अतिक्रमण करने वालों को चिन्हित कर नोटिस भेज रही है। कलसिया और रक्सिया के किनारे सरकार की भूमि पर नदी के और नाले के बहाव क्षेत्र में काफी अतिक्रमण करके आवासीय भवन लोगों ने बनाए हैं। पिछले दिनों इसके लिए एक जांच टीम बनाई गई थी। उस जांच टीम ने अपना सर्वे भी किया है। उप जिलाधिकारी हल्द्वानी को हमने इसमें अधिकृत किया है नोटिस इत्यादि की कार्रवाई पूर्ण करने के लिए। SDM की ओर से इनको नोटिस दिया जाएगा और विधिवत सुनवाई करके हटाने की कार्रवाई करेगी। विगत कुछ दिनों पूर्व हुए भारी बारिश के बाद तिकोनिया स्थित वर्कशॉप लेन रोड क्षतिग्रस्त हो गई। इसी क्रम में आज हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश ने तिकोनिया पहुंचकर क्षतिग्रस्त रोड का जायजा लिया। विधायक सुमित हृदयेश ने आसपास से कार्य करने वाले व्यापारियों की पीड़ा देखकर तुरंत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करें, जिससे वहां के व्यापारियों को बेवजह दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अपने अधिकारियों से यही बातचीत हुई है। आवागमन की दिक्कत है। पहली बात तो ये नहर पुरानी है, वो धीरे धीरे धंस गई, पता नहीं लगा, उस पर लोड बढ़ा, वो नीचे से तैयारी उसकी नहीं थी। अब ह्यूम पाइप डालकर 1 हफ्ते का उन्होंने समय मांगा है कि आवागमन हम चालू कर देंगे। तो सख्त निर्देश दिए मैंने, और 1 हफ्ते में नहीं हुआ तो फिर इनकी क्लास लगाएंगे। बात की जाए नहीं, देखिए इसमें किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि की तो इन्होंने राय ली नहीं। जिला प्रशासन और ये तो तुगलकी फरमान जारी करने के एक्सपर्ट लोग हैं। हमसे भी पूछा जाए, स्थानीय लोगों से पूछा जाए, जनप्रतिनिधियों से पूछा जाए। ये तो प्रशासन अपनी खूब चला रहा है, चलाइए, कोई बात नहीं। भाजपा के शासन में ऐसे ही होता है। कांग्रेस के शासन में जनता को सम्मिलित करके समुचित विकास करने का प्रयास करा जाता है। भारतीय जनता पार्टी का जब राज आता है तो अफसरशाही हावी हो जाती है, और अफसरशाही नहीं चला सकती व्यवस्था को। ये बात बार बार प्रमाणित हो चुकी है। भैया तमंचे की नोक पर ट्रांजिट कैंप थाने में हुई कार लूट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया। पुलिस ने घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास कार की RC और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। SP क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 26 जून को वादी जसविंद्र द्वारा बताया गया कि 25 जून को ओम साई कार बाजार आवास विकास से अबरा अंसारी और वंश मखीजा द्वारा कार खरीदने को लेकर बातचीत हुई थी। कार का सौदा 4.7 लाख रुपए में तय हुआ। अभियुक्तों द्वारा उक्त कार को टेस्ट ड्राइव के बहाने वादी को साथ लेकर मोदी मैदान की तरफ ले गए, जहां पर अभियुक्तों द्वारा वादी को तमंचा दिखाकर उसकी कार लूट ली और मौके से फरार हो गए। 25/6 को ट्रांजिट कैंप थाने में एक घटना हमारे सामने आई थी, जिसके बारे में सूचना भी हमें तुरंत प्राप्त हुई थी कि वादी जो है एक जसविंदर सिंह है। इनका कार डीलिंग का बिजनेस है।
और 2 लोगों ने इनके साथ सौदा करके इनको झांसे में लेके सौदे की बात करके गाड़ी खरीदने के नाम पर टेस्ट ड्राइव के बहाने साथ में गाड़ी में बैठ के ले गए और इसके बाद जो है तमंचे का प्रयोग कर डरा धमका कर गाड़ी लूट कर ये लोग ले गए थे। इसके बारे में तुरंत मुकदमा भी पंजीकृत किया था हमने, संगीन धारा जो भी है उसमें पंजीकृत करके एसएसपी उधम सिंह नगर के कड़े निर्देशों के उपरांत इसमें एसपी सिटी, सीओ सिटी अपने निकट पर्यवेक्षण में थाना ट्रांजिट कैंप और एसओजी की पूरी टीमें इसमें लगी हुई थी। अलग अलग टीमों ने इसमें काफ़ी मेहनत करी, अंतर्राज्यीय दबिशें भी दी, काफ़ी सारे एफर्ट लिए, टेक्निकल डिटेल्स और मैनुअल इनपुट्स के आधार पर एक अच्छी सफलता टीम को 6 जुलाई को प्राप्त हुई है। और थाना ट्रांजिट कैंप की टीम ने इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसमें अबरार अंसारी, ये रुद्रपुर का निवासी है, वंश मखीजा, ये भी रुद्रपुर का निवासी है, और जितेंद्र उर्फ जतिन, ये थाना केलाखेड़ा का निवासी है। इन तीनों अभियुक्तों को हमने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त जो तमंचा है और कारतूस है उसको भी हमने बरामद किया है और गाड़ी की आरसी भी हमने बरामद की है। वाहन के संबंध में कुछ डेफिनेट इनपुट हमारे पास आए हैं, जिसके उपरांत एक मनीष संदिग्ध का नाम सामने आ रहा है। उसके बारे में भी हम इनिशियल अभी पूछताछ करके इसमें जल्द ही वाहन की रिकवरी भी हम करेंगे। इस पूरी कार्रवाई के लिए मैं थाना ट्रांजिट कैंप की टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में लगातार हम घटना जो हो रही है उनका खुलासा अभी हम हाल फिलहाल में कर रहे हैं। थाना ट्रांजिट कैंप की पूरी टीम भी इसमें अच्छी मेहनत की है। तो पूरी ट्रांजिट कैंप की टीम को एसएसपी उधम सिंह नगर द्वारा जो है 1,500 रुपये का कैश रिवार्ड भी दिया जाता है। थैंक यू। मंगलौर उपचुनाव के मतदान की तिथि जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे ही प्रत्याशियों की जनसभाओं में भी तेजी आती जा रही है। मंगलौर उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर क्षेत्र के भरतपुर, मीरपुर, टांडा, भनेड़ा और पीरपुरा में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उन्हें सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है और उन्हें उम्मीद है कि मंगलौर विधानसभा की जनता उन्हें इस बार विधायक जरूर बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक बनने के बाद वो मंगलौर को चौमुखी विकास करने का काम करेंगे और मंगलौर को बैंगलोर बनाएंगे। वो देख के लिफाफा देख के भाप लेते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो प्यार मुझे मिल रहा है वो मेरा कुछ पुराना नाता भी है, जो मुझे वो उनको याद आ रहा है तो प्यार बढ़ता चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि अब ये मुझे जिम्मेवारी दे के चौकीदार लगाएंगे और फिर जो मेरे दिल में तमन्ना है विकास की, वो विकास करके ही हम इस मंगलौर से जाएंगे और चले गए तो दुनिया से फिर कहीं भी नहीं आएंगे मुड़ के। उत्तम सिंह नगर के जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने कहा कि मानसून प्रारंभ हो चुका है। मौसम विज्ञान विभाग द्वारा लगातार मौसम की पूर्वानुमान चेतावनी जारी की जा रही है, इसलिए सभी अधिकारी सजिंदा होकर अलर्ट मोड पर हैं। साथ ही उपलब्ध संसाधनों को भी तैयार करके रखा हुआ है। कलेक्ट्रेट सभागार में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को दैवीय आपदा से निपटने के लिए भी तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। एमडी की ओर से 3 दिन का हैवी रेन का अलर्ट आया था और उसके आगे भी अभी ये अलर्ट के बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि मानसून सीजन प्रारंभ भी हो रहा है। तो इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आज जितने भी हमारे विभाग हैं, हमारे तहसील हैं, उन सब की एक बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि एक तो इस मानसून काल में सभी अधिकारी अलर्ट मोड पे रहेंगे, सबके मोबाइल स्विच ऑन रहेंगे, ऑफ नहीं रहेंगे। कोई भी अवकाश जो है बिना जिलाधिकारी महोदय की अनुमति के नहीं होगा। अपरिहार्य स्थितियों में ही अवकाश कर्मचारी अधिकारी को अनुमन्य होगा। दूसरा, जैसा आपको पता है कि बीच में नगर निगम, नगर पालिका, PWD इन सभी को कहा गया था कि ये अपनी नालियाँ, अपने कलवर्ट जो हैं उनकी सफाई कर लें, और ये कार्य हो भी चुका है। लगभग 90 to 95% सफाई का काम हो चुका है। जो काम जो नालियाँ साफ नहीं हो पाई हैं उनमें जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि तत्काल 2 या 3 दिन। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए ANB न्यूज़।